तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका समाज शास्त्र का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 4 अप्रैल को, ठीक है? 4 अप्रैल 2026 को जो आपका सोशियोलॉजी का बोर्ड का पेपर होने वाला है सीबीएसई का, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इतनी हाई डिमांड पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। एक ही वीडियो में ये पूरा पहला सैंपल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर केवल 700 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं, तो मैं आपके लिए और भी सोशियोलॉजी की वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसमें से वन शॉट की वीडियो तो टॉप प्रायोरिटी पर रहने वाली है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए पेपर का पैटर्न आपको पता ही होगा, 3 घंटे का पेपर आता है आपका और 80 नंबर का आपका पेपर होगा सोशियोलॉजी का। और यहाँ पर देखिए पेपर के बारे में और कुछ-कुछ चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि आपका सोशियोलॉजी का पेपर 4 खंडों के अंदर यानी 4 सेक्शंस के अंदर बँटा हुआ होगा, ठीक है? 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे पेपर में और जिसमें से सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चंस, फिर यहाँ पर आगे चलें तो 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, है ना? 6 नंबर के क्वेश्चंस, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अभी जब हम पेपर को करेंगे ना, तो आपको और अच्छी तरीके से आइडिया लगता हुआ जाएगा। बाकी यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है? तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। ए के अंदर जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली हमसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और उसका आंसर हमें देना है, सही ऑप्शन को चूज़ करके। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या कह रहा है कि जब समाज तकनीकी रूप से उन्नत अवस्था में पहुँचता है, तब जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर के करीब पहुँच जाती है। तकनीकी का मतलब टेक्नोलॉजिकली, ठीक है? इस तरह से ये बोल रहा है कि व्हेन द सोसाइटी रीच अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेज द पॉपुलेशन अप्रोच द रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है? और यहाँ पर कारण देख लीजिए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम जन्म दर व कम मृत्यु दर के कारण जो वृद्धि दर होती है वो भी कम हो जाती है। देखिए जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो दोनों यहाँ पर बराबर हो गया। तो इससे जो ओवरऑल हमारी ग्रोथ होगी ना, वो भी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है बच्चों, ठीक है? इस तरह से इसे हम समझ सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर सही कही जा रही हैं, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और सेशन है हमारा कि व्हेन द सोसाइटी रीच टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेज द पॉपुलेशन अप्रोच द रिप्लेसमेंट लेवल एंड रीजन कह रहा है हमारा यहाँ पर ड्यू टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट द ग्रोथ रेट ऑल्सो डिक्रीज करके, ठीक है? तो ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक जाति की अपनी विशेषताएं व रीति रिवाज होते हैं जिनकी दूसरी जातियों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। एकदम फैक्ट वाली बात बोल रहा है कि नहीं? हर एक जाति ले लीजिए आप यहाँ पर अपने देश में, सबके अपने रीति रिवाज है कि नहीं? और उनकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उनके लिए अलग वैल्यू हो सकती है, हमारे लिए अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है? तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर सही कही जा रही है। अगर मैं इसी का एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊँ तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एक पंडित है, ठीक है? एक पंडित है यहाँ पर और एक जाट आदमी है, ठीक है? दोनों की जाति अलग हो गई। जो पंडित होगा वो मेनली पूजा पाठ करवाएगा, ठीक है? उसके जाति के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान समय के परिदृश्य से नहीं बता रहा हूँ अभी क्या चलता है, जो उसकी जाति के हिसाब से होना चाहिए वो बता रहा हूँ। पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करना करवाना, है कि नहीं? दान देना लेना, दक्षिणा वगैरह देना लेना, इस ये सब काम किसका होगा? पंडित का होगा। जो जाट होगा, जाट आदमी जो होगा, उसका काम क्या होगा? फार्मिंग करना, ठीक है? जमींदार जमींदार लोग जो होते हैं वो जाट होते हैं, ठीक है? ये उनके मतलब जाति में ही चला आ रहा है कि नहीं? तो ये मैं जाति का कंपैरिजन कर रहा हूँ और इनके रीति रिवाज अलग होंगे। पंडित लोग अलग तरह से पूजा पाठ वगैरह करते होंगे, अलग रीति रिवाज को फॉलो करते होंगे, ठीक है? जाट लोग अपना अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं ना आप?
तो इसी तरह से जितनी भी जातियां हैं सबके अलग अलग रीति रिवाज है, ठीक है, सबकी अलग अलग यहाँ पर वर्शिप वगैरह होती है। ओके बच्चों, ये चीज हमारा यहाँ पर अभिकथन में कहा जा रहा है। अब देखिए कारण में क्या कहा जा रहा है, जातियां एक दूसरे की पूरक समूह है, ठीक है, पूरक का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा, न कि प्रतिस्पर्धात्मक समूह है, ठीक है, लड़ाई वाला समूह नहीं होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा टाइप का आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण ये यहाँ पर कह रहा है। तो देखिए ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्सेशन दिया गया है, एवरी कास्ट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कस्टम विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर कास्ट, ठीक है भाई। रीजन क्या कह रहा है कि कास्ट आर जो सो कि कंप्लीमेंट्री ग्रुप्स एंड नॉट कंपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई जा रही है। तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करके। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आ गए हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, उनके प्रति जो भेदभाव होता है, ठीक है, वो जो चीज़ें होती है उनको मिटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं एक राज्य के द्वारा, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम ये लाया गया था, ठीक है बच्चों। एंड अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1989 ये भी लाया गया आपका। एंड उच्च शैक्षिक संस्थानों के 93वें संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना, ठीक है। जो ओबीसी लोग होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले लोग होते हैं, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना, तो ये भी चीज़ किया गया है ताकि जातियों व जनजातियों के प्रति जो भेदभाव है उसको मिटाया जा सके। एंड अनुच्छेद 17 संविधान अस्पृश्यता का अंत व दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये सारी ही चीज़ें जो है यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अभी सी वाला बोलने वाला था, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वो एक मीम भी है ना कि माफ़ कीजिएगा थोड़ा इधर उधर निकल जाता है करके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला है। देखिए इस साल का जो आपका पैटर्न है, इसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा दे रखे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब हम रिवीजन की क्लास चलाएंगे ना तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर अभिकथन में देखिए अब क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की एक प्रमुख विशिष्टता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि है, ठीक है, ये अभिकथन में कह रहा है। अच्छा जी, अब कारण में यहाँ पर क्या कह रहा है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे किसी का कोई भी व्यवसाय हो, जाति या राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता है, उसी के आधार पर उसकी पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही, ठीक है, क्योंकि ए में धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है कि किसी भी धर्म को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, इस तरह से करके होता है ना, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म यहाँ पर समान होते हैं। और यहाँ पर जो कारण कह रहा है कि कोई गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, कोई भी वो बिजनेस करता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मानता हो, ठीक है, तो धर्म ही सब कुछ होता है, उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि आपका जो ये कारण है वो सही है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपका सेशन एंड रीजन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, पहले आपका पेपर में आ रखा है। तो पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपका यहाँ पर कहा गया है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो इसका जो सिद्धांत गढ़ा गया था ये मॉल्थस ने गढ़ा था, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय हुम, तो आपका यहाँ पर मॉल्थस करेक्ट आंसर
हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छठा और सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ना, उसमें आपको पहले एक गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनाया गया है, फिर आंसर देना है आपको। तो इस गद्यांश के अंदर देखिए क्या है कि समुदाय के किसी विशिष्ट रूप में रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। ठीक है। सामुदायिक पहचान के कई आधार जैसे भाषा, धर्म, जातीय इत्यादि में से कोई भी राष्ट्र निर्माण की ओर ले जा सकता है या नहीं भी ले जा सकता है करके, है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों। तो अब दिए गए गद्यांश के आधार पर छठे और सातवें प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है छठे क्वेश्चन में कि सांस्कृतिक विविधता को अक्सर राज्यों के लिए खतरे के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे दिया है क्योंकि राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचान को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, विषम पहचान के मामले में नियंत्रण कठिन है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि अलग अलग पहचान होगी तो वहां पर कंट्रोल जमा पाना बड़ा मुश्किल होगा। एंड दमित समुदायों के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता को दबाना बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है। एंड जैसे कि सामुदायिक पहचान राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य नहीं करता है, तो ये भी बात बिल्कुल यहाँ पर सही बोली जा रही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए मोस्ट ऑफ द बच्चों को, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार देखिए, आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हर एक कमेंट पढ़ता हूँ मैं रात को और उसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक संघर्ष के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें सामुदायिक संघर्ष के लिए सही नहीं है तो वो हो जाएगा आपका डी वाला, सामुदायिक संघर्षों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर सामुदायिक संघर्ष हो जाए, कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मणिपुर वाला। ठीक है, आप में से अगर कोई बच्चा न्यूज़ फॉलो करता है तो उनको पता होगा, मणिपुर में जो 2 कम्युनिटीज़ है उनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष हो गया और कितने ही दिनों तक यहाँ पर वायलेंस चला बच्चों, उसको नहीं सुलझाया जा सका। ठीक है, अब जाकर पता चल रहा है उसमें अमेरिका का हाथ है कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए 2 कम्युनिटी के बीच में या यूं कह लीजिए समुदायों के बीच में अगर संघर्ष होता है तो उसको आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता है। समझ रहे आप। तो यहाँ पर बोला था ना कि कौन सा कथन जो है वो सामुदायिक संघर्ष के लिए सही नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ छठे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे ही सही होंगे। आगे चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व इजीली। ये ऐसे इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकता है कि नहीं। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए एकदम ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आठवें क्वेश्चन में क्या है, अभिकथन है यहाँ पर बेसिकली कि आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती करती थी। ठीक है, यहाँ पर जो आधिकारिक रिपोर्ट्स रहे होंगे उनसे ये पता चलता है कि भैया जो ऐसी सरकार थी जो हमारे ऊपर कंट्रोल रखती थी, ठीक है, वो गलत तरीके से रिक्रूट करती थी लेबर्स को। ठीक है, अनफेयर मैनर्स के अंदर। ओके, एंड कारण कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार मजदूरों के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखती थी, ये गलत है। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार की जब भी बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजों की बात आप समझ लीजिए, सोशियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ आपका, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर अंग्रेजों का ही जिक्र मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो गलत है, तो इस हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए वाला कह रहा हूँ, ये सी वाला जिसके अंदर ये बोला गया ना ए सत्य है लेकिन आर जो है ये असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि ये तो सही कह रहा है कि भैया गलत तरीके से मजदूरों को भर्ती किया जाता था, और लेकिन जो कारण कह रहा है ना यहाँ पर कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे अंग्रेज लोग, कुछ ध्यान नहीं रखते थे वो लोग, है कि नहीं। वो बोलते थे भैया
जाते हैं तो जाए, अपने को क्या मतलब है, अपन तो लूटने आए हैं और लूट के जाएंगे, और उन लोगों लूट के गए भी, फिर भी आज वो हमसे पीछे हो गए हैं। कर्मा कर्मा बोलता है वैसे। चलिए, 8वां क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देख लीजिए, वही चीज़ है कि ऑफिशियल रिपोर्ट शोज दैट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिक्रूट लेबर्स इन एन अनफेयर मैनर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सही बात बोली जा रही है। एंड यहाँ पर जो आपका रीज़न है वो क्या कह रहा है कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ग्रेट केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द लेबर्स। तो ये सही नहीं है कि नहीं? तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित तटीय नगर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, आपका यहाँ पर, तो उस टाइम पे कौन सा इम्पोर्टेंट कह लीजिए यहाँ पर सिटी था। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोस्टल सिटीज़ की, वो आपको बताना है। तो देखिए ब्रिटिश एम्पायर में तो आपका बम्बई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब बम्बई में आप देखेंगे ना, मतलब बम्बई को अगर आप देखेंगे तो ये आपका समुद्र के किनारे ही लग जाता है कि नहीं? कलकत्ता इधर से आपका समुद्र के किनारे लग जाता है, मद्रास इधर साइड से समथिंग आपका, तो ये भी आपका समुद्र के किनारे ही लग जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही जो तटीय नगर थे ये महत्वपूर्ण थे ब्रिटिश एम्पायर के लिए। ठीक है, क्योंकि तटीय नगर जो होता है ना, वहाँ पर आप आसानी से विदेशों से माल मंगा सकते हैं और अपने देश से माल भेज सकते हैं, तो वो कह लीजिए इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो मुंबई जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, है कि नहीं? जीडीपी का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ 4 से लेके समथिंग 6% जो है अकेला मुंबई ही कंट्रीब्यूट करता है समथिंग, है कि नहीं? तो सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें पहले से चली आ रही है और आज भी रिलेवेंट है। खैर, इंग्लिश मीडियम में है, द फॉलोइंग कोस्टल सिटीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। 10वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं भैया। यहाँ पर पहला है, ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल रहा है। जब अंग्रेज लोग आए थे तो उनका जो इकोनॉमी था हमारे देश को लेकर के, मतलब हमारे देश में जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, तो उसके लिए नगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सिटीज़ का एक मेजर रोल था। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, समुद्र तटीय नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता और आपका यहाँ पर मद्रास उपयुक्त माने जाते थे, यानी अच्छे माने जाते थे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है। नेक्स्ट, यहीं से उत्पादित वस्तुओं को सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। ठीक है, यहाँ से जो उत्पादित वस्तुएं थी उनको आयात भी किया जा सकता था और निर्यात भी किया जा सकता था। चलिए, ये भी बात यहाँ पर सही कह रहा है। तो इस हिसाब से देखिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारी ही बातें यहाँ पर, ये सारे ही सेंटेंस जो है वो सही है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जो जातियाँ होती हैं उनको डैश कहा जाता है। ठीक है, तो जो जातियाँ सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई होती हैं उनको हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में अदर बैकवर्ड क्लासेस या क्लास कहते हैं। ठीक है, ओबीसी वाले जो लोग होते हैं। ओके बच्चों, अक्सर आपने नाम सुना होगा, ये ओबीसी है, ये जनरल कैटेगरी का है, ये एससी है कि नहीं? तो वहाँ पर हम लोग ओबीसी जो सुनते हैं वो यही लोग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट आर कॉल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, या क्लास कह लीजिए, बात है। ओके, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन बन रहा है अब हमारा कि जाति हमें डैश से प्राप्त होती है। यह हमने ऊपर पढ़ा, जाति हमें जन्म से प्राप्त होती है। जैसे मैं यहाँ पर पंडित हूँ, तो मैं पंडित क्यों हुआ? क्योंकि मेरे माता और पिता जो थे वो पंडित थे। जब मैं उनकी संतान हुआ तो मुझे जो जाति मिली वो पंडित की मिली। आप अगर जाट हैं
ठीक है, तो आपके माता-पिता भी जाट होंगे। अगर आप जो है सो कि यादव है या फिर और कोई जाति के हैं, तो आपके माता-पिता उसी जाति के होंगे, तो आपको वो जाति मिल गई जन्म के आधार पर, ठीक है? वैसे मैं जाति-वाति में उतना ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि भैया मॉडर्न ज़माना है, आज के टाइम पे टैलेंट देखा जाता है। खैर, देखिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, कास्ट इज़ डिटरमाइन्ड बाय बर्थ, अ चाइल्ड इज़ बोर्न इन द कास्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, कास्ट इज़ नेवर अ मैटर ऑफ चॉइस, ओके? तो कास्ट वी गॉट बाय बर्थ। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बेसिकली अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलोकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है, ठीक है? बिकॉज ऑफ नॉलेज जो हमारा इंग्लिश का है, इसके कारण इंडिया को एक स्पेशल प्लेस मिला हुआ है ग्लोबलाइज इंटरनेशनल मार्केट में, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर, ठीक है? तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है बच्चों, क्योंकि अन्य देशों से अगर आप तुलना करेंगे तो भारत के अंदर इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप चाइना में चले जाइए, वहाँ पर लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती। आप फ्रांस में चले जाइए, वहाँ पर लोगों को इतनी इंग्लिश आती नहीं है, वो इंग्लिश बोलना पसंद ही नहीं करते हैं। वो जो है ना अपने देश की भाषा जो है सो कि फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, चाइना वाले चाइनीज़ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? लेकिन भारत के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो लोग इंग्लिश बोलना को ना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं कि हाँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, है कि नहीं? और इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं कि हमारे देश पे अंग्रेज लोग शासन करके गए थे, ब्रिटिशर्स लोग, इसलिए भी इंग्लिश का इतना ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर, ठीक है? तो इस कारण से ना एक स्पेशल प्लेस मिलता है भारत को पूरी वर्ल्ड आप देखेंगे मार्केट है ना उसके अंदर, ठीक है? तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही बोली जा रही है। अच्छा, आगे देखिए यहाँ पर कारण में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। बिल्कुल भैया, यहाँ पर जो भी नीची जाति के लोग थे या फिर ऐसे लोग थे जिनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, उन लोगों ने इंग्लिश वगैरह सीखा और बहुत आगे बढ़े हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूँ तो आदिवासी लोगों की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? जो आदिवासी लोग थे, वो लोग इंग्लिश वगैरह का ज्ञान लेकर के आज बड़ी-बड़ी कंपनियों में यहाँ पर बड़े-बड़े पोस्ट पर है, ठीक है? और बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस रन कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर इंग्लिश का ज्ञान होने के कारण जो वंचित समूह थे ना, उन लोगों ने भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ लिया है, ठीक है? तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आप देखिए ना एक जगह पर इंग्लिश की बात कर रहा है कि वंचित समूहों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है इंग्लिश के ज्ञान होने के कारण, और दूसरी जगह बात कर रहा है यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट की, ठीक है? तो दोनों का आपस में तालमेल बैठा ही नहीं, लेकिन दोनों बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि नहीं बच्चों? तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन कह रहा है कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज़ गिवन इंडिया अ स्पेशल प्लेस इन द ग्लोबलाइज्ड इंटरनेशनल मार्केट, एंड रीजन कह रहा है कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर मैनी जो है सो कि डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। तो इसके अंदर अभिकथन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं थी, ठीक है जी? और कारण कह रहा है कि समाज के सुधार के लिए इन आंदोलनों में शिक्षा, रूढ़िवादी प्रथाओं के विरोध आदि प्रमुख मुद्दे थे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही सही बात बोली जा रही है और व्याख्या भी सही है आपका। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है? क्योंकि देखिए अभिकथन में क्या बोला हमारा कि विभिन्न प्रकार के जो समाज सुधारक आंदोलन थे उसके अंदर कुछ विषयगत समानताएं थी, ठीक है? कुछ सिमिलैरिटीज थी। और यहाँ पर कारण में कह रहा है कि जो समाज सुधारक आंदोलन थे, इन आंदोलनों में शिक्षा को लेकर के, रूढ़िवादी जो प्रथाएं होती थी इसको लेकर के विरोध आदि प्रमुख मुद्दे रहे हैं। आप देखेंगे जो रूढ़िवादी प्रथाओं की अगर मैं बात करूं, रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुराने ख्यालात को मानते हुए आ रहा है, उसी को सही मानते हुए आ रहा है। जैसे सती प्रथा, ठीक है? ये खराब चीज़ था, ये रूढ़िवादी प्रथा थी, तो इसको खत्म करवाने के लिए आंदोलन चलाए गए, है कि नहीं?
शिक्षा को लेकर के आंदोलन चलाए गए। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, तो उसको लेकर के समाज सुधारक आंदोलन चलाए गए, है कि नहीं? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है कि उपनिवेशवाद के दौरान लोगों द्वारा अपनाया नहीं गया, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो उपनिवेशवाद के दौरान लोगों के द्वारा अपनाया नहीं गया? उपनिवेशवाद का मतलब है कि जब हम गुलाम थे उस टाइम की ये बात कर रहा है, ठीक है, हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे ना, उस टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। तो उपनिवेशवाद के दौरान हम लोगों ने पश्चिमी देशों में रहना, इस चीज को जो है नहीं अपनाया था, बाकी सारी चीजें अपना ली थी। पश्चिमी पोशाक को अपना लिया था, उनके कपड़े वगैरह उसी तरह से हम पहनने लगे थे, उनके जैसा खाना पीना खाने लगे थे, उनकी संस्कृति को मानने लगे थे, लेकिन पश्चिमी देशों में रहना, इस चीज को नहीं अपनाया गया, हम अपने ही देश में रहे, है ना? तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडॉप्टेड बाय द पीपल ड्यूरिंग जो कि कॉलोनियलिज्म, तो लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 16वां क्वेश्चन देखिए, सन 2000 में कौन सा राज्य बना? ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सन 2000 की, ईयर 2000 की, तो उसके अंदर छत्तीसगढ़ भी बना था, ठीक है, उत्तरांचल जिसे हम उत्तराखंड भी कहते हैं और इंग्लिश में यू के शॉर्ट में कह देते हैं, वो भी बना था, जो कि यूपी से अलग होकर के बना था, बिहार से अलग होकर के आपका झारखंड भी बना था, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों सेक्शन बी के क्वेश्चंस को, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर वाले, और इनका आंसर हमको 30 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर में आ चुका है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जाति क्या होती है। तो जाति के अंदर देखिए बताया गया है कि जो जाति होती है ना बच्चों, ये शुद्धता पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है बच्चों? शुद्धता पर। और जाति के अंदर अगर बात करें तो धर्म में विश्वास होता है एंड लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं। जैसे अगर आप हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में देखेंगे तो गीता मिलेगा, इस्लाम धर्म में देखेंगे तो कुरान मिलेगा, है कि नहीं? जैसे कि और धर्मों में देखेंगे तो बाइबल वगैरह मिलेगा। तो जो जाति होती है उसके अंदर धर्म में विश्वास होता है और लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं हम लोगों को। ओके, चलिए आगे देखिए, बताया गया है कि जाति एक अधिक्रमिक संगठन होता है। तो यहाँ पर जाति के बारे में बताया गया है कि ये एक अधिक्रमित संगठन होता है बच्चों। तो ये हो गया जाति। अब जनजाति के बारे में समझिए कि ये क्या होता है। इसके अंदर नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन हमें देखने को मिलता है एंड जनजातियों का कोई धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर नहीं होता है। याद रखिएगा, जो जनजातियां होती हैं उनका कोई भी धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर नहीं होता है एंड जनजाति समतावादी संगठन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से रहेगा, राइट ब्रीफली अबाउट द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, परिवार नियोजन के बारे में आपको बताना है। जैसे आपने वो एक स्लोगन भी सुना होगा कि 2 बच्चे जो है वो सही रहते हैं, है ना? उससे ज़्यादा अगर आप बच्चे करेंगे तो उनका पालन पोषण में आपको दिक्कत आ सकता है। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, मैंने भी देखी है उसको। उसमें भी एक डायलॉग आता है, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उसके आगे डैश डैश डैश। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डायलॉग वगैरह होते हैं, ये क्यों बोले जा रहे हैं उस वेब सीरीज़ वगैरह के अंदर? और सरकार भी इसी तरह के कई स्लोगन, अच्छे स्लोगन निकालती है। ठीक है, क्यों निकालती है? ताकि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको किया जा सके, यानी जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। और अगर आप देखेंगे कि
एक माता पिता है और उनके 2 बच्चे हैं या मैक्सिमम 3 बच्चे जा रहे हैं, तो उनका पालन पोषण ठीक-ठाक हो सकता है। लेकिन उन्हीं माता पिता के अगर 10 बच्चे हैं, है कि नहीं? तो पालन पोषण में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ख़ास करके जब वो गरीब होते हैं, जब उनके पास पैसों की तंगी होती है। अगर अच्छे खासे पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है ठीक-ठाक, तो वो तो कहीं न कहीं पालन पोषण कर भी लेंगे एक तरह से, है कि नहीं? लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी होती है, उनको पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बच्चों के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जिस कारण से उनको अनेक तरह की बीमारियाँ होने लग जाती हैं। है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी की, ठीक है? चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में अगर बात करें, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, वो इसलिए की गई थी ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में किया जा सके। यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। अगर करंट टाइम में बात करूँ, 2024 चल रहा है और अभी के टाइम पे दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है? वो भारत है बच्चों, ठीक है? 2011 का आपने जनगणना सुना होगा, ठीक है? और 2021 में होना था लेकिन वो नहीं हुआ। अभी अनाउंस हो गया है, जनगणना होगा। तो अभी जब जनगणना हो जाएगा तो ऑफिशियल डेटा जब आएगा ना, तो आप उसमें देख लीजिएगा हमारी आबादी कितनी है, ठीक है? अगर दुनिया के बड़े-बड़े संगठनों का डेटा लेकर के देखें, तो उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है कि भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी अब बस रही है। लेकिन ऑफिशियल जब हमारी गवर्नमेंट का डेटा आएगा तो उसमें भी आप देख पाएँगे, ठीक है? चलिए, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि इसमें जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं, जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नालिकाबंदी करके, ठीक है? इसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए अलग-अलग तरह के उपाय यहाँ पर लाए गए हैं। जैसे पुरुष नसबंदी करवा सकते हैं, है कि नहीं? और महिलाएँ जो है वो नालिकाबंदी, एक तरह से नसबंदी होता है, वो करवा सकती हैं, जिससे कि और बच्चे ना जन्म लें, ठीक है? राष्ट्रीय आपातकाल 1975-76 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। उस टाइम पे ज़बरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी, पकड़-पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी। आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल की बुक में, ठीक है? तो उस टाइम पे इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा, ठीक है? ये जो योजना थी ना, परिवार नियोजन योजना जो था कार्यक्रम, इसको, ठीक है? नई सरकार ने इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया और इसमें नए दिशा निर्देश बनाए गए, ठीक है? उसके बाद जब यहाँ पर आपातकाल के बाद नई सरकारें आई, तो उन्होंने इसका नाम थोड़ा-सा चेंज किया और इसके अंदर कुछ नए इंस्ट्रक्शंस ऐड किए गए, ताकि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। ओके बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट ब्रीफली अबाउट द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है? तो आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नातेदारी क्या है तथा इसके प्रकार लिखिए, ठीक है? अभी हमने नातेदारी के बारे में थोड़ा-सा समझा, अभी थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, नातेदारी की अगर बात करें, तो नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा, मामा आदि, ठीक है? एंड नातेदारी के प्रकारों की बात करें तो निम्नलिखित है, जिसमें से विवाह मूलक नातेदारी आ जाता है, जैसे साला-साली, सास, ससुर, देवर, भाभी आदि। ये विवाह मूलक नातेदारी है, मतलब विवाह के बाद ये सारे रिश्ते हमें देखने को मिलते हैं। और रक्त मूलक की अगर बात करें, जो खून से जुड़ा हुआ रहता है, उसके अंदर माता, पिता, भाई, बहन, ये सब रक्त मूलक नातेदारी होता है बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर। 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि आप पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की तुलना कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये दोनों जो वर्ड दिया है यहाँ पर, पश्चिमीकरण एंड आधुनिकीकरण, ये बहुत ज़्यादा मेल खाता हुआ वर्ड है, तो बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन लिख नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना है, जब ऐसे मिलते जुलते शब्द दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और अपने इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देखना है। मतलब यही क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम में दे रखा है उसको देखना है। तो इंग्लिश मीडियम में कैसे दे रखा है, हाउ कैन यू कंपेयर वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन यानी कि यहाँ पर वेस्ट की बात कर रहा है, वहाँ जैसे अमेरिका और उसके साथ वाले जो देश है ना, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन,
इस उन सब देशों की बात कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज की। और मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगा कि लिखना क्या है। हिंदी में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इंग्लिश में नहीं होंगे। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखना है आपको कि पश्चिमीकरण पश्चिमी मूल्यों को अपनाने के बारे में है। ठीक है, और दूसरी ओर आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण अर्थ है कि पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है, इसलिए आधुनिकीकरण एक परिवर्तन या संशोधन है जो अतीत और पश्चिमीकरण के जो कि संरक्षण की एक कदम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया हमें बच्चों कि जो पश्चिमीकरण है वो पश्चिमी मूल्यों को अपनाने के बारे में, यानी वेस्टर्न चीजों को जो आप अपना रहे हैं, ठीक है, उस चीज को लेकर के आप बोल सकते हैं कि ये पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन है। एग्जाम्पल के लिए आप वहाँ की संस्कृति अपना रहे हैं, वहाँ का खान पान अपना रहे हैं, वहाँ का कपड़ा जैसे वो पहनते हैं वो अपना रहे हैं, तो ये पश्चिमीकरण के अंदर आ जाएगा कि हाँ ये वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। वहाँ की बोली चाली आप बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ के आप मूवीज देख रहे हैं। लेकिन जो आपका मॉडर्नाइजेशन है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, जिसके अंदर थोड़ा सा हमें अलग चीजें देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में जनजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, हाउ आर ट्राइब्स क्लासिफाइड इन इंडिया करके। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से होगा, एक तो है स्थायी लक्षण और दूसरे हैं अर्जित लक्षण। तो जो जनजातियां होती है जिनके स्थायी लक्षण होते हैं उनका यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है वो भाषा के आधार पर, क्षेत्र, भौतिक विशेषताएं कैसी हैं उनकी, पारिस्थितिक आवास कैसा है, इसके आधार पर एक तो वहाँ जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है भारत के अंदर। और एक जो अर्जित लक्षण है जिसके अंदर आजीविका का तरीका कैसा है, हिंदू समाज में शामिल होने की सीमा है या दोनों का एक संयोजन है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ आर ट्राइब्स क्लासिफाइड इन इंडिया। तो आपको कुछ इस तरह से आंसर लिखना है बच्चों। और इसी के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विविधता शब्द से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्सिटी। जैसे आपने सुना होगा भारत जो है विविधताओं में एकता भरा देश है, यानी कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए विविधता की अगर हम बात करें तो असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है विविधता हमारा। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं लेकिन मिलजुल करके रहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। देखिए मैं अगेन आपको एक चीज याद दिला रहा हूँ, थोड़े से कठिन लग सकते हैं चीजें आपको, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्सिटी एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि समाजशास्त्र में पूंजीवाद को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन कैपिटलिज्म इन सोशियोलॉजी इन डिटेल। तो देखिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है, इसे गतिशील वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना जाता है। इससे बाजार को एक विस्तृत भूमंडलीकरण के रूप में देखा जाने लगा है। ठीक है, जो यहाँ पर पूंजीवाद है बच्चों, आपने पॉलिटिक्स में भी पढ़ा होगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस में, कि उसके अंदर क्या होता है, एक विशेष वर्ग या कोई लोग को ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसके अंदर पर्यावरण वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया गया है भारत में पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ है और इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़ा है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब 22वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनटचेबिलिटी।
ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखता हूँ सबसे पहले कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सांस्कृतिक विविधता की एक झलक जो है वो प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषा, अलग अलग रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, लोकगीत, लोक कथा, विवाह प्रणाली, संस्कार, कला, संगीत तथा नृत्य में भी हमें अनेक रोचक व आकर्षक भेद देखने को मिलते हैं। तो यहीं से हमें पता चल गया कि भारत में विविधता की झलक। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे वैश्विक स्थिति की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार ये बता रहा है। और क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर है। कई सारी भाषाएं हमारे देश में, आबादी भी देखेंगे तो अलग अलग उसमें बटा हुआ है। संविधान में कहा गया है कि यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यानी कि किसी भी धर्म को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, सभी एक समान है कि नहीं। बाकी सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, इसमें थोड़ा आप बना करके भी लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या है कि विघटनकारी ताकतें कौन सी होती है? व्हाट आर द जैसे कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जातीय नस्लीय दंगे होते हैं, क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग होते हैं ना, ये सब विघटनकारी ताकतें होती हैं, अलग करने वाली ताकतें किसी देश को। ठीक है, ये आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अच्छा, 25वां क्वेश्चन देखिए, काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट डिड द इंग्लिश लैंग्वेज हैव ऑन आवर सोसाइटी। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा से क्या हुआ है, पश्चिमी शिक्षाओं को अपनाना, ये चीज़ें देखने को मिला है कि जो वेस्टर्न टीचिंग मेथड्स वगैरह है, ठीक है, वहाँ की जो एजुकेशन का चीज़ें हैं उनको हमने अपनाया है। सरकारी रोजगार को अपनाना एंड ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण करना, अंग्रेजी भाषा में साहित्यिक रचनाएं लिखना। ठीक है, निम्नलिखित जातियों द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपनी स्थिति में सुधार किया गया है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सूचना के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन की। ठीक है, सूचना का अधिकार। देखिए, जब भी आपको कोई बोले कि सूचना का अधिकार, तो अपने दिमाग में एक साल याद रखिएगा, 2005। ठीक है, जब भी मेरे से कोई बोलता है ना कि सूचना का अधिकार, तो खटाक से मेरे दिमाग में आ जाता है 2005। ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपने आरटीआई का नाम सुना होगा, तो ये उसी बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको किसी भी चीज़ की सूचना सरकार से चाहिए या किसी अथॉरिटी से चाहिए जो कि सरकार के अंतर्गत आती है, तो आप सूचना ले सकते हैं। और ये अधिकार हमें मिला था 2005 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास में एक रोड बन रहा है। ठीक है, एक नया सा रोड बन रहा है। ठीक है, एकदम चकाचक रोड है ये। आपको ये जानना है कि ये जो रोड बन रहा है मेरे घर के पास में, इसको बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे और वहाँ पर गूगल पे टाइप करेंगे आरटीआई। ठीक है, जैसे ही आप आरटीआई यहाँ पर सर्च करेंगे, वैसे ही यहाँ पर आपके सामने एक पेज आ जाएगा, उस पर जा करके आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, जो भी संबंधित यहाँ पर अथॉरिटी होगा ना, उससे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मैंने भी आरटीआई फाइल कर रखा है। जैसे कि मेरा क्या था कि एक मार्कशीट नहीं आया था क्लास 12th में ना, मैंने टूरिज्म सब्जेक्ट लिया था, और मतलब क्लास 9 से ही चालू हो गया था टूरिज्म सब्जेक्ट, और 3-4 साल तक हमने पढ़ा था, तो उसके लिए एक अलग से मार्कशीट मिलती है। ठीक है, कि आपने टूरिज्म पढ़ा है करके, ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो उसका मुझे मिला नहीं था, तो मैंने आरटीआई फाइल किया था। सीधा सीबीएसई को मैंने यहाँ पर पूछा था कि बताइए मेरा मार्कशीट कहाँ है। ठीक है, तो लगभग 30 दिन के अंदर अंदर मेरा रिप्लाई भी आ गया था सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए होती है सरकार से किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे राशन से संबंधित हो, किसी स्कीम से संबंधित हो, ठीक है, आप जो है आरटीआई फाइल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार 2005। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, बाकी आप यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 2005 में लागू किया गया। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार देता है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से, यानी कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है, उससे सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है इस अधिकार के तहत। ठीक है, और उस प्राधिकरण यानी वो जो अथॉरिटी है, उससे यह आशा की जाती है कि वह
शीघ्रता से 30 दिनों के अंदर मांगी गई सूचना का उत्तर दे। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है किसी भी नागरिक के द्वारा, किसी भी सिटीजन के द्वारा, तो उसका जो रिप्लाई है वो अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर दे दे। और अथॉरिटी रिप्लाई कर भी देती है, मैंने देखा है, मैंने खुद आरटीआई फाइल कर रखा है, आपको मैंने बताया ही। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज एक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2005. It is a law that gives Indians the right to access government records, and any person can request information from any public authority. The authority is expected to respond promptly within 30 days to the information requested. ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इनका जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत वाला क्वेश्चन है ये अक्सर पेपर में आ जाता है बच्चों। ठीक है, और देखिए जब मैं बोलता हूँ आ जाता है तो इसका मतलब आ जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, लगभग 7 सालों का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, और जो सैम्पल पेपर बनाने का एक्सपीरियंस है वो 3 साल का है मेरे पास। ठीक है, तो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है सैम्पल पेपर डिज़ाइन करने का, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बेस पर बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ ना कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, खासकर कुछ सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, एंड आपका सोशोलॉजी हो गया, इसमें तो जो बोला जाता है लगभग वही आ जाता है। खैर, तो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हमारा यहाँ पर माल्थस जी थे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस जी, उनके जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी है माल्थस जी का, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इनके हिसाब से कहना है इनका, पहले तो इनका जीवनी देख लीजिए कि जीवनी मतलब ये कब पैदा हुए थे और कब इनका मृत्यु हुआ था। तो 1766 में यानी 1766 में इनका बर्थ हुआ था, पैदा हुए थे ये, और 1834 में इनका निधन हो गया था, ये एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए इनके जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि जनसंख्या जियामितिक अनुपात से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16 और 32, जबकि जो खाद्य उत्पादन है यानी खाने वाली चीज़ें, अनाज वगैरह, उसकी वृद्धि गणितीय रूप से होती है, जैसे 2 बढ़ा, फिर 4, 6, 8, 10, यानी कि खाना बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा जो धरती पर हम लोग अनाज उगाते हैं वो एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 2 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 8, फिर 16, फिर 32, एकदम जो है वो ज्यामितिक अनुपात से बढ़ने लग गई है, जिसके कारण से क्या होता है कि जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। और आज के टाइम पे हम ये चीज़ें देख भी रहे हैं कि जनसंख्या देखिए कितनी तेजी से धरती पर बढ़ रही है। इस कारण से लाखों करोड़ों लोगों को कई बार रात को, कई बार दिन को भूखे सोना पड़ता है, खाना ही नहीं है उतना, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि नहीं। भारत में स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य देशों से अगर आप तुलना करेंगे भारत की, तो अन्य देशों में तो स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ठीक है, और समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। ठीक है, अगर समृद्धि बढ़ाना है कि भैया जितना खाना है, जितना संसाधन है, उतने हिसाब से इंसान होने चाहिए, तो एकदम बैलेंस होकर के चलेगा, ये चीज़ बढ़ाना है तो जनसंख्या जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि संसाधन जितने हैं उतने ही अगर इंसान रहे या थोड़े बहुत ज़्यादा रहे तो चलेगा, लेकिन संसाधन के डबल ट्रिपल इंसान हो जाएंगे धरती पर तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। आशा करता हूँ कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं क्या बोलने लग गया, एकदम हिंदी का टीचर बन गया, एकदम से स्पष्ट हो गया होगा। खैर, अभी हिंदी का भी एग्जाम आएगा, तब हिंदी का भी टीचर बन जाएंगे, ऑलराउंडर है हम बिल्कुल। आज आपको सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिर पॉलिटिकल, फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर आपको अदर सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, ऑलराउंडर सर। एनसीईआरटी वाले सर जो आपसे 1 साल सीनियर बच्चे हैं ना, जो अभी पास आउट हो चुके हैं, कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो वो तो मुझे एनसीईआरटी वाले सर बोला करते थे कि आ गए एनसीईआरटी वाले सर, क्योंकि जो भी डेट्स वगैरह होती हैं, जो भी इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक खोलता था और वहाँ से दिखा देता था, क्योंकि अदर जगह पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, इसलिए सीधा बुक खोलो और सीधा दिखा दो, है कि नहीं। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी ऑफ थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 28वां क्वेश्चन क्या है कि अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। इसका इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा
कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनटचेबिलिटी। ठीक है, आपने सुना होगा अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता। अरे छुआछूत तो सुना ही होगा, वही होता है आपका अस्पृश्यता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अस्पृश्यता आम बोलचाल में इसे छुआछूत कहा जाता है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने के फिल्मों में आप देखेंगे तो ऐसा दिखाया जाता है, अरे तुम तो नीची जाति का है, तुम भैया मेरे साथ तुम छू लेंगे तुमको तो हमको गंगा में नहाना पड़ेगा, है कि नहीं, तो तुम हमसे दूर होकर के चलो, हम तुमको देख लेंगे तो हमको स्नान करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुरानी फिल्मों में पुराने जमाने में अक्सर ये हुआ करता था, छुआछूत वाला समस्या। ठीक है, धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता व अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता है, इसे अस्पृश्यता कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में आपको समझाया है कि धार्मिक और कर्मकांडीय। ठीक है, यानी कि ये धर्म की बात कर रहा है और ये यहाँ पर कर्म की बात कर रहा है, जो हम काम करते हैं अपना, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जो जातियां हैं उसके विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया गया था। यानी कि जो नीची जातियां हुआ करती थी ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठोर विधान थे एक तरह से, मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कि नियम कायदे कानून जो थे उनके लिए बहुत ज़्यादा कठोर थे कि जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था कि एक जो कुआं है वहाँ से वो नीची जाति के लोग पानी वगैरह नहीं पी सकते, उनको अगर पानी भर के लाना है तो गांव से बाहर उनके लिए अलग से कुआं खोदा जाता था, जाओ वहाँ से भर के लाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। तो अस्पृश्यता से संबंधित यानी छुआछूत से संबंधित ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया गया है जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली बताया गया है, ऐसे लोगों का कुओं, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश भी निषेध होता था। मैंने आपको बताया ना, ऐसे जो लोग होते थे जो नीची जाति के होते थे, जिनको अपवित्र और गंदा माना जाता था, ठीक है, तो उनको क्या करते थे, उनको बोलते थे भैया तुम ये कुआं से पानी नहीं भर सकता है, ये मंदिर में नहीं आ सकता है तुम, ठीक है, और ये सार्वजनिक स्थलों पर जो है तुम नहीं आ सकता है क्योंकि तुम नीची जाति का है। सोचिए, ठीक है, यहाँ पर इनका पूरी तरह से प्रवेश निषेध होता था। आगे देखिए बताया गया है कि गांधी जी ने इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, किंतु आजकल दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो गांधी जी थे उन्होंने नीची जाति के जो लोग हुआ करते थे उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, हरिजन। ठीक है, जैसे जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत पॉपुलर शब्द है, मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत पॉपुलर शब्द है दिव्यांग। ठीक है, यानी कि पहले विकलांग बोलते थे, विकलांग मतलब कि शरीर का कोई एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, और अब उनके लिए बोला जाता है कि ये दिव्यांग है, यानी कि इनका एक हिस्सा शरीर का बहुत ज़्यादा दिव्य है। तो कहाँ से कहाँ आ गया हमारा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जो नीची जाति के लोग होते थे जिनको जो है कि छुआछूत की तरह अछूत माना जाता था, तो उनके लिए गांधी जी एक शब्द प्रयोग करते थे, हरिजन, और उनकी हरिजन पत्रिका भी आती थी, मैगजीन भी आती थी। लेकिन आजकल जो नीची जाति के लोग हैं उनके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, दलित का शाब्दिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ। ठीक है, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पैरों से कुचला हुआ। और भारतीय संविधान 1956 के अनुसार जाति अस्पृश्यता निषेध है। ठीक है, यानी कि जातीय आधार पर अब आप छुआछूत नहीं कर सकते। हमारे भारतीय संविधान 1956 में ये चीज यहाँ पर प्रॉपर मेंशन की गई है। तभी तो जो नीची जाति के लोग हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि जब संविधान बना तो उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ वो संविधान, क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान को बनाने वाला जो मेन व्यक्ति था, जिनको मेरा हाथ जोड़ करके नमन है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो खुद जाति प्रथा का इतना ज्यादा जो है मार झेले हुए थे। तो उनको पता था कि मुझे अपने लोगों को कैसे बचाना है। ठीक है, तो संविधान निर्माण में उन्होंने इन चीजों पर खासा ध्यान दिया। आगे देखिए बताया गया है कि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने अस्पृश्यता निवारण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया था। ठीक है, क्योंकि इस तरह से अस्पृश्यता को खत्म किया जा सके, इससे लोगों को निकाला जा सके, इसका निवारण किया जा सके, तो इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य किया था। आशा करता हूं कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, क्या होता है, क्या इसका स्टोरी था, वो आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनटचेबिलिटी, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, कि राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है,
पर परिभाषित करना कठिन है। ऐसा क्यों है, ये आपको बताना है। जो राष्ट्र होता है हमारा, उसकी व्याख्या करना तो बहुत आसान है कि भैया हाँ ये हमारा राष्ट्र है करके, ठीक है। लेकिन उसको परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का ना कम्युनिटी होता है एक राष्ट्र, जैसे भारत हमारा एक राष्ट्र है, ठीक है। तो एक स्पेशल कम्युनिटी है हमारा पूरा देश देखा जाए तो, ठीक है। तो राष्ट्र के रूप में तो आप इसको बता देंगे कि ये हमारा राष्ट्र है, देश है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप, है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। और हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी अपनी जैसे कि जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, नृजातीय इतिहास अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है, ठीक है। और उदाहरण के लिए ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, नृजाति आदि नहीं है, ठीक है। ऐसा हम बहुत सारे राष्ट्रों को देख सकते हैं, ठीक है। एंड आगे बताया गया है कि दूसरी ओर ऐसी अनेक भाषाएं, धर्म या नृजातियां हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सभी अंग्रेजी भाषी लोग या सभी बौद्ध धर्मावलंबी जो है ना, धर्मावलंबी लोग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाई इज इट इजी टू एक्सप्लेन अ नेशन बट डिफिकल्ट टू डिफाइन इट, ठीक है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट। 29वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। आपने वेस्टर्न कंट्रीज का नाम सुना होगा, जैसे यूएसए हो गया आपका एक वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है। फ्रांस हो गया आपका, जर्मनी हो गया, ठीक है, मतलब जर्मनी तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर साइड से आपने जो वेस्टर्न कंट्रीज का नाम सुना होगा, उसी तरह से हमारा एक टर्म आता है वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसमें जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। इन्होंने पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकार और समर्थन एवं विस्तार भी किया है, ठीक है। यह भारतीय समाज और संस्कृति में 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, ठीक है। तो एक तरह से इन्फ्लुएंस में आना आप कह सकते हैं कि हम जो है वेस्टर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आ गए, क्योंकि लगभग 150 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया, 150-200 सालों तक। तो वो भी पश्चिम के साइड से थे, ठीक है। तो वो कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, तो हम भी उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। और आज के टाइम पे आप देखेंगे तो वेस्टर्नाइजेशन आपको ऑल ऑफ ओवर द वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, यानी पूरे विश्व में देखने को, ठीक है। भारत में तो है ही, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30वां क्वेश्चन क्या है कि अल्पसंख्यकों को क्यों संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि वाई शुड माइनॉरिटीज बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आंसर देखिए इसका, अल्पसंख्यक का समाजशास्त्रीय अर्थ। सबसे पहले तो समझिए अल्पसंख्यक यानी कि आप एक वर्ड सुनते होंगे ना, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी होता क्या है, माइनॉरिटी लोग कौन होते हैं, अल्पसंख्यक लोग कौन होते हैं। तो वह समूह जो धर्म जाति की दृष्टि से संख्या में कम हो, जैसे सिख हो गए हमारे, मुस्लिम हो गए, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सब माइनॉरिटीज के कैटेगरी में आते हैं। मैं इंडिया के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, भारत के संदर्भ में, ठीक है। और बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुसंख्यक में देखेंगे तो उनका कहीं ना कहीं दबदबा रहता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए कि एक देश है, जैसे कि पाकिस्तान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या है, आज़ादी के टाइम पे कुछ 20% के आसपास, 19-20% के आसपास हिंदू हुआ करते थे और लगभग 80% मान लेते हैं मुस्लिम हुआ करते थे। अभी 2024 का डेटा ले लीजिए आप, ठीक है। 2024 में आपको 99% वहाँ पर मुस्लिम देखने को मिलेंगे, शिया और सुन्नी मुस्लिम, जाहिर सी बात है।
और 1% से भी कम रह चुके हैं हमारे हिंदू वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हुआ कि इन बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यकों को या तो कन्वर्ट करवा दिया या फिर जो है कहीं ना कहीं उनको विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे माइनॉरिटीज़ होते हैं यानी अल्पसंख्यक होते हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे सामाजिक स्थिति में उनको दिक्कतें आती है, अलाभकारी स्थिति रहती है, उनकी समाज से कटे हुए रहते हैं, और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, वाई शुड माइनॉरिटीज बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी और संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी वो M.N. श्रीनिवास जी ने दी थी। ये याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ वगैरह में भी आ सकता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, तो M.N. श्रीनिवास जी ने दी थी। और निम्न जाति द्वारा अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास, ठीक है, ये इसका प्रभाव पड़ा समाज पर। और भी कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 32वां क्वेश्चन कि अन्य पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने के मानदंड क्या है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास करके। ठीक है, तो देखिए अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, OBC की बात करें, तो इनको परिभाषित यानी डिफाइन करने का जो मानदंड है वो इस तरह से है कि सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल है। ठीक है, और इन वर्गों की प्रमुख विशेषता संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन है। ये वर्ग न तो उच्च जाति में आते हैं और न ही निम्न जाति में। जो OBC वाले होते हैं ना तो आपके ऊपर जाति के आते हैं, टॉप क्लास की जो जातियां होती हैं जैसे ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है, ये सब ना ही निचली जाति में आते हैं, ये कहीं ना कहीं बीच में स्टैंड करते हैं। ठीक है, काका कालेकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को सौंप दी थी। ठीक है, 1979 में 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग BP मंडल आयोग गठित किया गया। और आज अन्य पिछड़े वर्गों के नाम बीच भारी विषमता देखने को मिलती है। एक और तो OBC का वह वर्ग है जो धनी किसान है, तो दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा दूसरा वर्ग है, जिन्हें आजकल क्रीमी लेयर यानी मलाईदार तबका व नॉन क्रीमी लेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है, आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन D के अंदर, और यहाँ पर 33वां क्वेश्चन देखिए। 33वें क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली आपको एक सारणी दे दिया है, एक टेबल दे दिया है। इस टेबल को स्टडी करना है, देन इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना है बच्चों। ठीक है, टेबल के अंदर सिंपल सा लिख दिया ऊपर में आपका कि भारत में गिरती हुई स्त्री पुरुष अनुपात 1901 से लेकर के 2011 तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, वर्ष यानी ईयर है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात सभी आयु वर्गों में है। ठीक है, फिर इस तरह से करके यहाँ पर दिया गया है। ओके, एंड टिप्पणी में बोला गया है कि सभी पुरुष अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, स्रोत है आपका 2011 के जनगणना के आधार पर। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो लिंग अनुपात है उसमें गिरावट के कारण बताइए। ठीक है, तो लिंग अनुपात जो है जिसमें ये देखा गया है मेनली जो महिलाओं का लिंग अनुपात है यानी कि फीमेल जो है उनका लिंग अनुपात वो कम होता जा रहा है। इसके कारण है कि जो लोग हैं भारत के अंदर वो पुत्र को ज़्यादा वरीयता देते हैं कि हमारा बेटा होगा, हमें अच्छा खासा घर में रखेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब मेल को ज़्यादा वरीयता देते हैं। आज के टाइम पे भी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। ठीक है, नीचे बातें बताई गई हैं कि एक बेटी की परवरिश का मतलब है फिजूल खर्ची निवेश, इसलिए भी हमें लिंग अनुपात में गिरावट देखने को मिला है कि लोग सोचते हैं कि एक बेटी की परवरिश करेंगे, फिर बड़ी होगी शादी कर देंगे और दूसरे के घर चली जाएगी, तो क्या फ़ायदा परवरिश करके। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं हमारे इस समाज के इस मानसिकता की वजह से भी लिंग अनुपात में हमें गिरावट देखने को मिली है। दहेज के चक्कर में भी है कि नहीं। चलिए
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में बालिकाओं के प्रति इस पूर्वाग्रह से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इन योर ओपिनियन व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू डील विथ दिस बायस, जैसे कि अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है, तो उनको शिक्षित करना चाहिए, भ्रूण हत्या की रोकथाम करनी चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या की ये रोकथाम हमें करनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर देखिए 34वां क्वेश्चन हमारा वापस से वही आ गया कि राष्ट्र को परिभाषित करना कठिन क्यों है, वो बताइए। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, बाकी आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड इंग्लिश मीडियम में इसी तरह से रहेगा, वाई इज इट डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान लेकिन इंपॉर्टेंट थॉट बेस्ड पे है, और थोड़ा सा आपको अपना बुक का जो आपने पढ़ा है, जो बुक का डेटा है वो यूज़ करना पड़ेगा कि आज आदिवासियों के सामने प्रमुख चिंताएं क्या है, ठीक है। तो देखिए आज जो है आदिवासियों के सामने प्रमुख चिंताएं जो कि इस प्रकार से है। पहला, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति की बात करें तो 1947 में भारत की आज़ादी से आदिवासियों का जीवन आसान हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमें आज़ादी मिली तो ऐसा लगा कि जो आदिवासी लोग हैं उनका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। वनों पर सरकार का एकाधिकार हमें देखने को मिला, यानी कि सबसे पहले वनों पर सरकार का एकाधिकार जारी रहा। इसके बावजूद जंगलों का शोषण और तेजी से होता, ठीक है। सरकार का कंट्रोल तो रहा वनों के ऊपर, लेकिन जंगलों का शोषण जो होता रहा, यानी जंगलों की कटाई, जंगलों को बर्बाद करना, वो और तेजी से होने लगा, जिससे कि आदिवासी लोगों को और दिक्कतें आने लग गई, ठीक है। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। खास करके यहाँ पर झारखंड के संदर्भ में बताया गया है बातें, आप देख सकते हैं 9वें पॉइंट में कि राज्य का दर्जा प्राप्त करना। स्वतंत्रता के बाद के भारत में आदिवासी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए राज्य का दर्जा प्राप्त करना शामिल है, जो मूल रूप से क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता, ठीक है। जो झारखंड राज्य है आपका, वहाँ पर मोस्टली आदिवासी रहते थे, ठीक है। इसीलिए वो वहाँ के लोग जो है वो डिमांड करते रहते थे कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए, और सन 2000 के अंदर 2 राज्य बने हमारे यहाँ पर, ठीक है। एक तो छत्तीसगढ़ बना था, वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के, एक झारखंड बना था बिहार से अलग होकर। और झारखंड के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ आपको, अपने खुद को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा बचपन है वो झारखंड में गुजरा है। लगभग मैं 10 से 11 साल, 10 साल लगा लीजिए, 10 साल अपने बचपन में, मतलब स्टार्टिंग जब से मैं जन्म लिया और 10 साल का जब तक मैं हुआ तब तक मैं झारखंड में रहा, और वहाँ का कल्चर वगैरह, वहाँ की बोली चाली लगभग सब आता है मुझे, ठीक है। मैंने वहाँ पर आदिवासी वगैरह को सबको देखा है, मतलब काफ़ी क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों। और अभी भी जब जाता हूँ वहाँ पर, ख़ैर अभी तो बहुत लंबे समय से नहीं गया, लेकिन जब जाऊँगा तो उन चीज़ से मिलकर वगैरह आऊँगा, ठीक है। और हो सके तो व्लॉग वगैरह भी बनाऊँगा तो चैनल पे भी अपलोड, ठीक है। आप आगे भविष्य में जुड़े रहेंगे तो इस चीज़ को भी आप देख पाएँगे। ख़ैर भावनाओं में बह गया, आगे चलते हैं, चलिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स फेसिंग द ट्राइब्स, जो सो कि ट्राइबल्स टुडे करके, ठीक है। और आंसर आपका इस प्रकार से ही आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़रा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।